दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के एग्जाम बूस्टर श्रृंखला में इस वीडियो में प्रस्तुत है प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे पीजीटी प्रवक्ता, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों के एग्जाम बूस्टर श्रृंखला में अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, वह संधि जिसने यूरोपीय संघ की नागरिकता स्थापित की थी। तो उत्तर है मैस्ट्रिच की संधि 1992। दोस्तों याद रखिएगा, मैस्ट्रिच की संधि 1992 के द्वारा यूरोपीय संघ की नागरिकता स्थापित हुई थी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर परिसंघ यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस को हस्ताक्षर करने वाला पांचवा देश कौन बना था। तो जर्मनी बना था। और अगला प्रश्न है, यूएसडीएफसी के साथ में वह संस्था जिसने भारत में छत आधारित सौर परियोजनाओं के खातिर यूएसडी 41 मिलियन कर्ज प्रतिभूति की घोषणा की है। तो ये है यूएसडी। अगला प्रश्न है, वह दो संस्थाएं जिसने मिलकर जलवायु परिवर्तन वित्त पोषण के मुद्दे पर निर्धन देशों की खातिर एक मंच का शुभारंभ करने की योजना बनाई है। तो ये हैं विश्व बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो याद रखिएगा, विश्व बैंक और आईएमएफ ने मिलकर जलवायु परिवर्तन वित्त पोषण के मुद्दे पर निर्धन देशों के लिए एक मंच का शुभारंभ करने की योजना बनाई है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद में कुल कितने सदस्य हैं। तो उत्तर है 54 सदस्य। अगला प्रश्न है, आसियान यानी दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन का गठन कब हुआ था। तो इसका गठन अगस्त 1967 में हुआ था और इसके कुल 10 सदस्य देश हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने होते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी यानी टेम्परेरी जो सदस्य होते हैं उनकी संख्या 10 होती है, लेकिन इन्हें वीटो का अधिकार नहीं होता है। अगला प्रश्न है, गुट निरपेक्षता यानी नॉन अलाइनमेंट से क्या तात्पर्य है। तो उत्तर है किसी शक्ति गुट से अलग रहने की नीति, यानी गुट निरपेक्षता वह नीति है जो किसी भी शक्ति गुट या शक्ति ध्रुव से अलग रहता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये कहाँ पर स्थित है। तो द हेग नीदरलैंड में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अगला प्रश्न है दोस्तों, आईसीजे की संविधि में कुल कितने अनुच्छेद हैं। तो उत्तर है 70 अनुच्छेद। अगला प्रश्न है, एक कथन है कि राष्ट्र संघ एक शिथिल संघीय ढांचा है, ये कथन किसका है। तो ये पिटमैन बी पॉटर का कथन है। याद रखिएगा, राष्ट्र संघ एक शिथिल संघीय ढांचा है, ये पिटमैन बी पॉटर का कथन है। अगला प्रश्न है कि G77 के कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है। तो 134 है। G7 का सदस्य कौन सा देश नहीं है। तो G7 दोस्तों आप जान लीजिए कि ये विकसित देशों का संगठन है, भारत इसका सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न है, वह देश जो बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। तो सिंगापुर बिम्स्टेक का सदस्य देश नहीं है। अगला प्रश्न है, आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर मुख्यतः। तो याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र चार्टर मुख्यतः विश्व शांति, न्याय, स्वतंत्रता और आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारों जैसे व्यापक विषयों के लिए है। तो याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र जो चार्टर है ये मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति, न्याय, स्वतंत्रता, आर्थिक और सामाजिक अधिकारों जैसे व्यापक विषयों के लिए ये समर्पित है। अगला प्रश्न है, सार्क का नया सदस्य कौन सा है। तो सार्क का नया सदस्य जो है अफगानिस्तान है। पहले सार्क में 7 सदस्य देश थे, लेकिन 8वां सदस्य अफगानिस्तान है। अगला प्रश्न है, वह देश जो सार्क का सदस्य नहीं है। तो सार्क यानी दक्षिण एशियाई देशों का संगठन है दोस्तों, मॉरिशस इसका सदस्य नहीं है।
अगला प्रश्न है भारत और पाकिस्तान संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के पूर्ण सदस्य कब बने? तो याद रखिएगा भारत और पाकिस्तान संघाई सहयोग संगठन के पूर्ण सदस्य 2017 में बने हैं। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र किसके आधार पर राज्य के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है? तो उत्तर है राज्य सरकार की स्पष्ट सहमति के आधार पर संयुक्त राष्ट्र राज्य के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। अगला प्रश्न है राज्य में हस्तक्षेप के मामले में संयुक्त राष्ट्र को किस पहलू से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन करना चाहिए? तो उत्तर है घरेलू अधिकार क्षेत्र से। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र का नया दायित्व आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है किसका? तो उत्तर है वैश्विक शासन की ओर। अगला प्रश्न है वह आधार जिस पर संयुक्त राष्ट्र राज्य के मामले में हस्तक्षेप करने के लिए तत्पर है? तो ये आंतरिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए। दोस्तों आंतरिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए जो है संयुक्त राष्ट्र राज्य के मामले में हस्तक्षेप करने के लिए तत्पर है। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप के आधार पर संबंधों में कुछ वर्गों की आम भावना क्या है? तो कई वर्ग मानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र का जो हस्तक्षेप है इससे मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है। अगला प्रश्न है बिम्स्टेक के सदस्य देशों में कौन कौन शामिल हैं? तो याद रखिएगा भारत, श्रीलंका, थाईलैंड और म्यांमार ये बिम्स्टेक के सदस्य देशों में शामिल हैं। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो ये स्टॉकहोम में आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न है यूएन की शांति स्थापना के विषय में सत्य वक्तव्य कौन से हैं? तो पहला है कि इसके प्रावधान यूएन चार्टर में स्पष्ट रूप से नहीं दिए गए हैं और दूसरा है कि उत्तर शीत युद्ध काल में इसमें परिणामात्मक और गुणात्मक परिवर्तन हुए हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है यूएन की शांति स्थापना के बारे में जो सही कथन ये है कि इसके प्रावधान यूएन चार्टर में स्पष्ट रूप से नहीं दिए गए हैं और शीत युद्ध उत्तर काल में इसमें परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों ही परिवर्तन हुए हैं। अगला प्रश्न सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थान और प्रकारों का। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तो ये ऋणी देशों को दिवालिया होने से बचाने के लिए अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करता है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम दोस्तों ये विकासशील देशों के निजी उद्यमों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए ऋण उपलब्ध कराता है। और देखिए अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ जिसको इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन आईडीए कहा जाता है ये सबसे गरीब देशों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करता है और बहुपक्षीय गारंटी निकाय विकासशील देशों को प्राइवेट इक्विटी के प्रवाह को प्रोत्साहित करता है। तो ये महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थान और उनके प्रकारों का सुमेलन था। अगला प्रश्न है यूएन चार्टर में शांति की संरक्षा के लिए विशेषताएं दी गई हैं क्या? तो पहला है विवादों के शांतिपूर्ण निपटारे के लिए अध्याय 6 में शांति बहाली की प्रक्रियाएं दी गई हैं और दूसरा है अध्याय 7 में विवादों के बलपूर्वक निपटाने के लिए शांति प्रवर्तन दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जेनेवा में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र का 26वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो ये यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र के भूतपूर्व सेक्रेटरी जनरल तो कई विकल्प इसमें दिए गए हैं दोस्तों डैग हैमरशोल्ड ये संयुक्त राष्ट्र के भूतपूर्व महासचिव रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन थे? तो नॉर्वे के ट्रिगवेली दोस्तों ये संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव थे। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र का वह अंग जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है? तो ये है सिक्योरिटी काउंसिल यानी सुरक्षा परिषद। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र के महासचिव जिसने 1992 में अपनी रिपोर्ट एन एजेंडा फॉर पीस सुरक्षा परिषद को सौंपी थी? तो ये थे बुतरस घाली। अगला प्रश्न है बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो बिम्स्टेक का सदस्य ये स्पेन नहीं है।
अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र के महासचिवों का उनकी नियुक्ति के आधार पर व्यवस्थित क्रम क्या है? तो सबसे पहले जो महासचिव रहे हैं ट्रिगवेली, उसके बाद डैग हैमरशोल्ड, फिर यूथांड और कुर्ट वल्हरधाइम। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र ने किस दशक को महिलाओं के दशक के रूप में घोषित किया? तो याद रखिएगा 1976 से 1985 के दशक को संयुक्त राष्ट्र ने महिलाओं के दशक के रूप में घोषित किया था। अगला प्रश्न है वे दो देश जिनके मध्य वर्ष 2020 में बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौता BECA हुआ था, तो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच। और एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप जानते हैं संयुक्त राष्ट्र का गठन 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, स्थापना। लेकिन प्रश्न है कि भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना था? तो ये 30 अक्टूबर 1945 को भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना था। अगला प्रश्न है ट्रिगवेली संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव थे, वो किस देश के थे? तो ये नॉर्वे के थे। अगला प्रश्न है UNFCCC का विस्तारित रूप क्या है? तो उत्तर है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये UNFCCC का पूर्ण रूप है। अगला प्रश्न है कि NAM का पहला शिखर सम्मेलन दोस्तों कहाँ आयोजित किया गया था? तो नाम यानी गुट निरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन 1961 में यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न है आत्मनिर्णय के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र की गतिविधियों का तत्व नहीं है, तो गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त करने के लिए कार्रवाई। यूरोपीय परिषद गठित हुई थी कब? तो वर्ष 1949 में। अगला प्रश्न है सही सुमेलन करिए। परमाणु निशस्त्रीकरण अभियान पश्चिमी यूरोप से संबंधित है। अहिंसक प्रदर्शन पोलैंड से, बोरकुटा जेल विद्रोह सोवियत संघ और डेनिलो की हड़ताल ये सिसिली से संबंधित है। अगला प्रश्न है संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन ने क्यूबेक समझौते पर कब हस्ताक्षर किए थे? तो 1943 में। अगला प्रश्न सुमेलन करना है आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि यानी जो आंशिक पार्शियल PTBT ये 1963 में। शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट संधि 1976 में। ड्योढ़ी परीक्षण प्रतिबंध संधि 1974 में। और दोस्तों व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि यानी CTBT ये 1996 में हस्ताक्षरित हुई थी। अगले प्रश्न पर आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA की स्थापना कब हुई थी? तो 1957 में। अफगानिस्तान सार्क में कब शामिल हुआ था? तो वर्ष 2007 में अफगानिस्तान सार्क में शामिल हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सोवियत संघ ने अपने किस जो है पहले विस्फोट के साथ परमाणु क्षेत्र में प्रवेश किया था, किस वर्ष में? तो सही उत्तर है 1949 में सोवियत संघ ने अपना पहला परमाणु विस्फोट किया था। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर का वह अनुच्छेद जो आर्थिक और सामाजिक परिषद के कार्य में परामर्शी आधार पर गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी का प्रावधान करता है, तो अनुच्छेद 71 है। और एक उप क्षेत्रीय आर्थिक समूह जिसमें बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हैं, ये है बिम्स्टेक। अगला प्रश्न है सार्क यानी दक्षेस का गठन कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1985 में। और शीत युद्ध के समय अमेरिका ने नाटो और सोवियत संघ ने इसके जवाब में कौन सा संधि बनाया था? तो दोस्तों शीत युद्ध के समय अमेरिका ने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन और सोवियत संघ ने इसके जवाब में वार्सा पैक्ट संगठन बनाया था। अगला प्रश्न है 1967 में शुरू आसियान की सदस्यता वाले देश कौन से हैं? तो दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया और मलेशिया। इनके सहित कुल 10 देश आसियान के सदस्य हैं। अगला प्रश्न है वह संस्था जो अपने सदस्यों के मध्य व्यापार संबंधों के संचालन के लिए सामान्य संस्थागत ढांचा प्रदान करने का इरादा रखती है, तो ये WTO है। 2001 में निवेश बैंक गोल्डमैन सैच के एक प्रतिवेदन में क्या गढ़ा गया था? तो ब्रिक्स शब्द ये गोल्डमैन सैक्स के एक प्रतिवेदन में गढ़ा गया था।
अगला प्रश्न है, वर्ष 2009 के पिट्सबर्ग शिखर सम्मेलन में राज्याध्यक्षों शासनाध्यक्षों ने वैश्विक आर्थिक और वित्तीय सहयोग के लिए मुख्य मंच के रूप में संस्थागत बनाने का फैसला किया था किसको? तो उत्तर है G20 को। अगला प्रश्न है, वह संगठन जिसके घोषणा पत्र के सिद्धांतों में से एक सिद्धांत सभी गुटों के संदर्भ में गुट निरपेक्षता की नीति को स्वीकृति देना है, तो ये है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना यानी पीस कीपिंग को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के 6.5 चैप्टर के रूप में वर्णित किया किसने? तो डैग हैमरशोल्ड ने। यूरोपीय संघ के ध्वज में 12 सोने के रंग के तारे हैं, ये प्रतीक किसका है? तो ये यूरोप के लोगों के बीच एकता, एकजुटता और सद्भाव के आदर्श का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, वाशिंगटन सहमति किसके पक्ष में है? तो ये राजकोषीय अनुशासन, कर सुधार और मुक्त व्यापार के पक्ष में है वाशिंगटन एग्रीमेंट। अगला प्रश्न है, आसियान का संस्थापक सदस्य नहीं है? तो म्यांमार नहीं है। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि कब हुई थी? 1972 में हुई थी। पृथ्वी सम्मेलन ब्राज़ील में आयोजित किया गया था कब? तो याद रखिएगा, पृथ्वी सम्मेलन 1992 में जो है ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण के एक अपरिहार्य कारण के रूप में पहचाना गया किसको? तो प्रौद्योगिकी। दोस्तों, प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी वैश्वीकरण का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। अगला प्रश्न है कि सार्क के प्रमुख संस्थान और उनका मिलान करना है। सार्क एशियाई कृषि सूचना केंद्र बांग्लादेश में, सार्क मानव संसाधन विकास केंद्र पाकिस्तान में, सार्क एशियाई तटीय प्रबंधन केंद्र मालदीव में और सार्क एशियाई सूचना केंद्र ये नेपाल में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 7वां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो नई दिल्ली में। रीजनल कोऑपरेशन के लिए इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का सदस्य कौन है? तो भारत जो है वो हिंद महासागर जो है रिम एसोसिएशन का सदस्य है। अगला प्रश्न है, गुट निरपेक्षता की नीति के प्रतिपादक कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू, नासिर और मार्शल टीटो। गुट निरपेक्षता शब्द का निर्माण किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। और गुट निरपेक्षता नीति की वकालत की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और आप जान लीजिए, गुट निरपेक्षता जो है इन दोनों गुटों में से किसी भी एक गुट में शामिल न होने की नीति थी, यानी अपनी स्वतंत्र नीति का अनुसरण करना था। अगला प्रश्न है, शांति के लिए एकता प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अपनाया गया था कब? तो उत्तर है कोरिया संकट के समय। संयुक्त राष्ट्र का नवीनतम सदस्य देश कौन सा है? तो ये दक्षिण सूडान है। आसियान +3 सहयोग दिसंबर 1997 में प्रारंभ हुआ और आसियान देशों के अलावा 3 देश कौन से हैं? जापान, चीन और कोरियाई गणतंत्र। अगला प्रश्न है, हर साल संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, वह सम्मेलन जिसके द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर को 26 जनवरी 1945 को अपनाया गया? तो उत्तर है सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो उत्तर है 12 माह यानी 1 वर्ष का। अगला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसी जो गरीबी कम करने और दुनिया भर में जीवन स्तर सुधार पर केंद्रित है? तो IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क कब जो है स्थापित हुआ था? तो उत्तर है 7-8 दिसंबर 1985 को। अगला प्रश्न, सही सम्मेलन करना है। पश्चिमी अफ्रीकी राष्ट्रों के आर्थिक समुदाय में सदस्यों की संख्या 15 है। दक्षिणी अफ्रीकी विकास समुदाय में सदस्य 16 हैं। केंद्रीय अफ्रीकी राष्ट्रों के आर्थिक समुदाय में 12 और पूर्वी अफ्रीकी समुदाय में 6 सदस्य देश हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का वह अध्याय जो विवादों के शांतिपूर्ण समाधान से संबंधित है? तो ये है अध्याय 4। और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संतुलन या स्थिरता के निश्चित तत्व के रूप में शक्ति संतुलन का वर्णन किसने किया? तो जॉर्ज सार्जेनबर्गर ने। अगला प्रश्न है, सार्क का दूसरा शिखर सम्मेलन हुआ था? तो ये भारत में। अगला प्रश्न देखिए, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। CTBT 1996 में हस्ताक्षरित हुई। ABM यानी प्रक्षेपास्त्र रोधी मिसाइल ये 1972 में।
सामरिक हथियार कटौती संधि स्टार्ट 1991 में और सामरिक आक्रामक हथियार कटौती संधि शॉर्ट 2002 में हस्ताक्षरित हुआ था। अगला प्रश्न है संधि और उनके समझौते के उद्देश्य का मिलान करना है। जेनेवा प्रोटोकॉल रासायनिक शस्त्रों का निषेध करता है। स्टार्ट 2 वाहनों का स्वतंत्र पुनः प्रवेश निषेध करता है। INF 2 वर्गों के भू आधारित मिसाइलों का निषेध और स्टार्ट 1 सामरिक शस्त्रों में कटौती का जो है संधि है। अगला प्रश्न है सत्ता के लगभग बराबर वितरण के रूप में शक्ति का संतुलन शब्द का प्रयोग किसने किया? तो मार्गेनथाउ ने। अगला है जॉर्ज कोहेन ने राष्ट्रीय हित की व्याख्या के 3 तत्वों में किनको शामिल किया है? तो भौतिक जीविता, स्वाधीनता और आर्थिक निर्वाह को। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना को 3 तत्वों संगठनात्मक सिद्धांत, इकाइयों का विभिन्नीकरण और क्षमता का वितरण में कौन बांटा है? तो ये वाल्टज है। अगला प्रश्न है समत्व से असमत्व में निरंतर परिवर्तन होने वाला है कौन सा? तो ये शक्ति का संतुलन है। अगला प्रश्न है वह सिद्धांत जो सभी के लिए एक और एक के लिए सभी वाली यानी 1 फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन का इस पर आधारित है। तो ये कलेक्टिव सिक्योरिटी यानी सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत है। अगला प्रश्न शक्ति संतुलन व्यवस्था के संतुलन का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला साधन कौन सा है? तो ये सहबंध है। सामूहिक सुरक्षा अधिक व्यवस्थित है। तो सामूहिक सुरक्षा शक्ति संतुलन की तुलना में अधिक व्यवस्थित है। अगला है उन लक्ष्यों और उद्देश्यों या साध्यों के बारे में दूसरों को समझाने की कला क्या है जो सुरक्षित होने के लिए वांछित है? तो ये प्रचार प्रसार है। संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो सामान्य सभा या जनरल असेंबली ये संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा अंग है। आसियान का गठन कब हुआ था? तो 1967 में हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है रूस ने कब घोषणा की कि अब वह नाटो देशों में हथियारों को लक्षित नहीं करेगा? तो वर्ष 1997 में। संयुक्त राष्ट्र के तहत सामूहिक सुरक्षा का प्रथम प्रयोग कब किया गया था? तो वर्ष 1950 में। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने किस वर्ष में जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट एजेंसी बना था? तो 1946 में। अगला प्रश्न है दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल कब लागू हुआ? तो 2005 में और इस पर हस्ताक्षर 1997 में होने शुरू हुए थे। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो याद रखिएगा 1945 में। और भारत संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद का सदस्य कब बना था? तो 1 जनवरी 2019 को। संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? तो 9 वर्ष होता है। और अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा वह वर्ष जो प्रथम मानवाधिकार वर्ष के रूप में घोषित किया गया था तो ये 1948 था। अगला प्रश्न है शक्ति का प्रयोग करने वाले और जिसके विरुद्ध शक्ति प्रयुक्त होती है इन 2 तरह के राष्ट्रों के बीच का मनोवैज्ञानिक संबंध ही राजनीतिक शक्ति है। ये कथन किसका है? तो ये मार्गेनथाउ का कथन है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का एग्जाम बूस्टर जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।